हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव से सेट चलाया जा रहा है, जिसका एग्ज़ाम जो 23 अगस्त को होने वाला है। अगर मेरी चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि डेली बेस पर ये सेट चलाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी। बताना है कि रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी वेकलर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है। बताना है कि ये रेडियो सक्रियता जो है किसका गुण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाभि का। ये जो रेडियो सक्रियता जो है नाभि का गुण है। नेक्स्ट देखते हैं कि रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। ये जो है रेडियो सक्रिय किस परिवर्तन में भाग लेता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु के नाभिक में। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए कि किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। बताना है कि किसी परमाणु के नाभिक में जो अस्थायी प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि रेडियो धार्मिकता का यूनिट क्या है। बताना है कि रेडियो धार्मिकता का इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्यूरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रेडियो धार्मिक तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। बताना है कि रेडियो धार्मिक तत्व जो है किस किस कणों का उत्सर्जन करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्फा, बीटा और गामा। ये तीनों किरणों को रेडियो धार्मिक तत्व जो उत्सर्जन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की। बताना है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट देखते हैं कि किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी। बताना है कि किस वैज्ञानिक ने जो गामा किरणों की खोज की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभि के समक्ष होता है। बताना है कि रेडियो सक्रिय किरण जो है हीलियम नाभि के समक्ष होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरण। अल्फा किरण जो हीलियम नाभिक के समक्ष रेडियो सक्रिय में किरण में होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक बनता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि निम्नलिखित में से निकलने वाले किरणों में किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है। बताना है कि जो नाभिक से निकलने वाले जो विकिरण होते हैं उसकी किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणों की। गामा किरणों की जो है वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि अल्फा किरणें होती हैं। देखिए अल्फा किरणों के क्या होते हैं उसके आयन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम आयन होते हैं। ये जो है अल्फा किरण जो है हीलियम आयन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश हैं। बताना है कि अल्फा किरणों पर कौन से आवेश चार्ज होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 इकाई घन आवेश होते हैं। ये जो है अल्फा किरण है और इस पर 2 इकाई घन आवेश होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि बीटा किरणें बनी होती हैं। बताना है कि बीटा किरणें जो है किसकी बनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेशित कणों से। बीटा किरणें जो है ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक यानी आइसोबार का निर्माण होता है। बताना है कि किसके उत्सर्जन से आइसोबार का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण से। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। जैसे कि बताना है कि किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। बताना है कि किसमें ऋण आवेश होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है बीटा किरण पर ऋण आवेश होता है, अल्फा किरण पर घन आवेश होता है और गामा किरण जो उदासीन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का समरूप होता है कौन है। बताना है कि इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन पर ये भी इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और बीटा किरण भी ऋणावेशित होता है। ये दोनों समरूप है। नेक्स्ट देखते हैं
कि समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है, क्यों? बताना है कि समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में जो बीटा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है, क्यों होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरणों का द्रव्यमान जो नगण्य होने से उसका वेग अधिक होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो कि डेली ही बेस पर बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस से चलाया जा रहा है। बीटा किरण किस प्रकार का आवेश वहन करता है? बताना है कि बीटा किरण जो है किस प्रकार का आवेश वहन करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये जो बीटा किरणें ऋण आवेशित होती है, निगेटिव होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि गामा किरण किसके बनी होती है? बताना है कि जो गामा किरणें किसकी बनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे के। गामा किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि गामा किरणें क्या होती है। बताना है कि जो गामा किरणें क्या होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। गामा किरण जो है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। बताना है कि इसमें किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण की। ये जो है गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे कम होती है। बताना है कि किस किरण की जो आयन क्षमता सबसे कम होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण। गामा किरण की जो है वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है और आयन क्षमता जो सबसे कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है। बताना है कि निम्नलिखित में से किस किरण की जो है आयन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरणों की। अल्फा किरणों की जो है आयन क्षमता सबसे कम होती है और अल्फा किरणों की जो वेदन क्षमता सबसे कम होती है और आयन क्षमता सबसे अधिक होती है अल्फा किरण की। नेक्स्ट देखते हैं कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं। बताना है कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जो क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? बताना है कि जो न्यूनतम पारगम्य किरण कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरण। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। बताना है कि किस रेडियो तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोलोनियम। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है। बताना है कि कौन सा जो तत्व है प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिक विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का आवेशण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोरॉन का। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। बताना है कि इसमें कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है एक रेडियो सक्रिय एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि विघटनाभिक माने रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीबी यानी शीशा में। ये जो है रेडियोधर्मिक वस्तुओं को शीशा में रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि एक बीटा किरण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। जो एक बीटा किरण के उत्सर्जन होने से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो परमाणु क्रमांक में एक की कमी और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहते हैं। जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें एक की कमी हो जाती है और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन के
से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है जब अल्फा किरण के उत्सर्जन से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए कि सोडियम 11-22 से एक बीटा किरण उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या बनता है। देखिए जो सोडियम होता है उसमें 11 और 22 से एक बीटा उत्सर्जन से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम बनता है। नेक्स्ट देखते हैं कि यूरेनियम 92-236 से यूरेनियम 87-224 में कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होंगे। जैसे कि यूरेनियम 92-236 से ये यूरेनियम 87-224 होता है तो उसमें अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होंगे तो कितना होंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है 3 अल्फा और 1 बीटा का उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी रेडियोधर्मिक पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मिक क्षण की दर क्या होगी। बताना है कि यदि किसी रेडियोधर्मिक पदार्थ की मात्रा को अगर दुगना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मिक क्षण की दर क्या होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट देखते हैं कि यूरेनियम 92-238 विघटित होकर पोलोनियम ये जो है 91-234 बनता है तो कितने अल्फा और किरण का उत्सर्जन होगा। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अल्फा और 1 बीटा किरण उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि रेडियोधर्मिक पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.2 ग्राम रह जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 140 दिन। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि किसी रेडियोधर्मिक पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 सही 1/4% रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने, इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा। बताना है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु जो है 4 महीने के हैं उसमें 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 महीने। नेक्स्ट देखते हैं वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रौद्योगिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटनाभिक्रिया का प्रयोग करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन काल निर्धारण का। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। बताना है कि पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम डेटिंग से। ये जो है पृथ्वी की आयु का आकलन जो है यूरेनियम डेटिंग से प्रयोग की आकलन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये जो है रेडियो कार्बन काल जो है किसका आयु आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म का। जीवाश्म की आयु को आकलन करने के लिए रेडियो कार्बन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था। बताना है कि जो रेडियो सक्रियता शब्द जो है सबसे पहले किसने किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेकलर ने। नेक्स्ट देखते हैं कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है। ये जो है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लग रहा है, और मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। बताना है कि परमाणु बम का जो आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑटो हन ने। ऑटो हन ने जो परमाणु बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। बताना है कि जो परमाणु शक्ति संयंत्र है किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु शक्ति संयंत्र जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है। बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर के जो निर्माण के लिए कौन से तत्व आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्कोनियम का। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा सौर ऊर्जा का स्रोत है। बताना है कि जो सौर ऊर्जा का कौन सा स्रोत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। बताना है कि नाभिकीय संयंत्रों में जो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विमंदक की तरह। देखिए नाभिकीय संयंत्रों में जो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। बताना है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारी जल। ये जो है भारी जल का सूत्र होता है D2O, जिसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रेडियो धार्मिकता नापी जाती है। बताना है कि रेडियो धार्मिकता किससे नापी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीगर मूलर काउंटर से। ये जो रेडियो धार्मिकता जो नापी किसके द्वारा देते हैं, गीगर मूलर काउंटर से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताना है कि हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। बताना है कि हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किससे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड टेलर द्वारा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट देखते हैं कि अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है। बताना है कि अति जो प्राचीन चट्टान है, पुराना चट्टान है, उसकी आयु निर्धारण किसके उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम आर्गन डेटिंग से। ये जो पोटेशियम आर्गन डेटिंग के द्वारा प्राचीन पुराना चट्टानों को आयु निर्धारण किया सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेडियो सोडियम का। ये जो है मनुष्य के शरीर में जो रक्त प्रवाह गति को मापने के लिए रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा की वेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है जिसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक अल्फा गामा किरण की होती है, उसके बाद बीटा किरण की होती है, और सबसे कम जो है जिसकी वेदन क्षमता अल्फा किरण की जो है वेदन क्षमता सबसे कम होती है। और आयन क्षमता सबसे अधिक अल्फा किरण की होती है और सबसे कम गामा किरण की होती है। तो दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव साइंस का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, और जिसका एग्ज़ाम जो 23 अगस्त को होने वाला है। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।